नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं धार्मिक वाला। खबरों पर गौर करें उसके पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने रविवार रात एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर फयाज अहमद भट्ट और उनकी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी है। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। ट्विटर की वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा दिखाने के मामले को लेकर बुलंदशहर में यह केस दर्ज किया है। अहमदाबाद के शिवरजनी चौराहे के पास सोमवार देर रात एक कार ने फुटपाथ पर सो रहे मजदूर परिवार को कुचल दिया है। इनमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चे भी शामिल हैं। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने सिप्लाक और मोडाना की वैक्सीन आयात को मंजूरी दे दी है। सिप्ला और वैक्सीन इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आयात और मार्केटिंग की इजाजत मांगी थी। गृहमंत्री अमित शाह और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के अब ट्विटर ने सामाजिक कार्यकर्ता और वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ एक्शन लिया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने रविवार रात स्पेशल पुलिस ऑफिसर फयाज अहमद भट्ट और उनकी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी है। हमले में घायल उनकी 21 साल की बेटी रफीजा ने भी सोमवार सुबह करीब 4 बजे दम तोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर जैश-ए-मोहम्मद और आतंकवादियों के फयाज के 10 महीने पोते पर भी रहम नहीं किया था, उनको जमीन पर पटक दिया था। मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादियों ने अवंतीपुरा के स्थित हरिपुरम गांव में अधिकारी के घर पर हमला किया था। आतंकियों ने AK-47 लहराते हुए पुलिस अफसर के घर का दरवाजा खटखटाया था। जैसे ही फयाज ने घर का दरवाजा खोला, आतंकियों ने फायरिंग कर दी थी। इसी बीच माता पिता को बचाने दौड़ी उनकी बेटी रफीजा को भी आतंकवादियों ने गोली से छलनी कर दिया। इसी दौरान भट्ट की बहू साइमा भी घर पर रही थी, जो अपने बच्चों के खिलाफ हो रही थी। आतंकवादियों ने बच्चे को जमीन पर भी पटक दिया, तीनों को लातें मारी थी। साइमा ने बताया कि मैंने उनको जान मारने की भीख मांगी थी, उन्होंने मेरे बच्चे को नहीं छोड़ा। ससुराल वालों की तरह से कहीं मुझे गोली न मार दे, इस डर से मेरी चीखने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अपने बच्चे को उठाकर दूसरे कमरे में ले भागी। जब आतंकी चले गए तो जाकर मेरी चीख निकल गई, जोर जोर से रोने लगी। साइमा पति लियाकत फयाज प्रादेशिक सेना में है और पुलवामा में भी तैनात है। हमले के वक्त ड्यूटी पर थे। पत्नी को कॉल पर जब घर पहुंचने को देखा तब आतंकी हमले में पेरेंटर की मौत कर चुकी थी, जबकि छोटी बहन सांस से चल रही थी, लेकिन उसने भी सोमवार तड़पे अस्पताल में दम तोड़ दिया। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक एफआईआर दर्ज की गई है। ट्विटर की वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा दिखाने को मामले को लेकर बुलंदशहर के यह केस दर्ज हुआ है। हालांकि विवाद बढ़ता देख ट्विटर ने सोमवार को अपनी गलती सुधार ली है, लेकिन इसके पहले दिखाए इस नक्शे में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर लद्दाख को भारत से अलग दिखाया है। इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कार्रवाई को आदेश दिया है। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी ने खिलाफ यूपी बुलंदशहर केस दर्ज किया गया है। इस मामले में बजरंग दल नेता प्रवीण भाटी की तरफ से शिकायत की गई है। नए IT नियमों के लेकर पहले चल रहे टकराव के बीच ट्विटर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में इस महीने दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। इसके पहले दर्ज हुए माहेश्वरी को पिछले हफ्ते कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत मिली थी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इधर मध्य प्रदेश और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के ट्वीट करके ही ट्विटर पर कार्यवाही का आदेश जारी करने की जानकारी मिली है। मिश्रा ने राज्य के DGP विवेक चौधरी ट्विटर पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। मिश्रा ने ट्विटर पर देश विरोधी खैया अपनाने का आरोप भी लगाया है। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी माहेश्वरी को 17 जून को समन भेजा था। पुलिस ने उन्हें 7 दिन अंदर पेश होने का कहा था। ये मामला एक मुस्लिम बुजुर्ग की मारपीट और अभद्रता से जुड़ा है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद माहेश्वरी समेत 9 लोगों को खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इन सभी पर घटना को गलत तरीके से पेश करने का और सांप्रदायिक रंग देने का आरोप जताया जा रहा है। ट्विटर के IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने होटल शुक्रवार सुबह 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। इसकी वजह से बताई गई प्रसाद ने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है। हालांकि बाद में ट्विटर ने चेतावनी देते हुए रविशंकर प्रसाद का हैंडल फिर से खोल दिया है। इस मुद्दे को लेकर सरकार और ट्विटर में टकराव सामने आया है।
अहमदाबाद में शिवरजनी चौराहे पर सोमवार रात कार ने फुटपाथ पर सो रहे मजदूर परिवार को कुचल दिया है। इनमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चे भी शामिल थे। महिला की घटनास्थल पर मौत हो चुकी है, जबकि बच्चों और उनके पिता को सिविल अस्पताल में भर्ती किया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद कार चालक सवार युवक मौके से फरार हो गया, जिनकी तलाश कर रही थी। बताया जा रहा है कि कारों के बीच रेस लगी थी। इसी दौरान ओवरटेक करते समय दूसरी ओर फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों पर ये कार चढ़ गई थी। बेकाबू हुई कार 4 युवक सवार थे। सीसीटीवी फुटेज चारों भागते नजर आए थे। घटना की खबर मिलते पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार हुई कार शैलेश शाह नाम से व्यक्ति है। हालांकि अभी साफ नहीं हो सका कि घटना के समय कार में था या नहीं। उसे हिरासत में ले लिया गया है। घायलों के नाम बाबू भाई, जबकि उनके बच्चों का नाम चेतन, सुरेखा और विक्रम है। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI के सिप्ला को मॉडर्ना वैक्सीन की आयात की मंजूरी दे दी है। सिप्ला ने वैक्सीन इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आयात और मार्केटिंग की इजाज़त मांगी थी। सरकार जल्द इस फैसले का ऐलान कर सकती है। मॉडर्ना की तरफ से बताया गया कि अमेरिकी सरकार ने मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन के डोज तय संख्या को भारत डोनेट करने की मंजूरी दे दी है। कंपनी ने सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से भी इमरजेंसी यूज़ का अप्रूवल मांगा है। मॉडर्ना और फाइजर उन कंपनियों में शामिल है जिन्होंने भारत सरकार से अपील की थी कि वह इमरजेंसी यूज की इजाज़त देने के बाद होने वाले लोकल ट्रायल की बाध्यता को खत्म करे। सरकार ने अभी वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद होने वाले बड़े साइड इफेक्ट को लेकर हर्जाने और जवाबदेही जैसी शर्त पर फैसला नहीं किया है। DCGI ने कानून छूट ने कहा है कि अगर मॉडर्ना की वैक्सीन को बड़े देशों और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इमरजेंसी यूज मंजूरी मिली है तो भारत में इन्हें लॉन्चिंग के बाद ब्रिजिंग ट्रायल की जरूरत नहीं होगी। फाइजर और मॉडर्ना की शर्त रखी है कि इम्यूनिटी मिलेंगे और वैक्सीन भारत को भेजेंगे। वैक्सीन कंपनियों को सब तरह की कानूनी जवाबदेही से मुक्त रखेगी। अगर भविष्य में वैक्सीन की वजह से किसी की तरह गड़बड़ी हुई तो इन कंपनियों का मुआवजा नहीं मांगा जाएगा। देश में फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन इस्तेमाल वैक्सीन ड्राइव में किया जा रहा है। रूस की स्पुतनिक भी भारत इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। इसके अलावा DRDO की कोविड रोकथाम के लिए भी 2DG दवा बनाई है। इसके इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। यह एक पाउडर होता है जिसे पानी में घोलकर दिया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के बाद अब ट्विटर ने सामाजिक कार्यकर्ता और वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ एक्शन लिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट और वैक्सीनेशन पर किए गए प्रशांत भूषण के ट्वीट को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग बताया जा रहा है। उनके बाद अकाउंट को 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। भूषण ने सोमवार 6:20 ट्विटर किया था और इसके कहा गया था कि कोविड वैक्सीन पर अपने विचार रखने के कारण मुझ पर कई लोगों ने जुबानी हमला किया था। मैं कुछ दस्तावेज पेश कर रहा हूँ। इन कारणों से ही मेरे मन में वैक्सीन को लेकर भ्रम है। वैक्सीन का ट्रायल न किया जाना और उसके गंभीर नतीजों के अलावा मैं अपने विचारों को सेंसर किए जाने से भी चिंतित हूँ। ट्विटर ने सिर्फ प्रशांत भूषण के ट्वीट पर मिसलीडिंग का लोगो लगाया है, बल्कि वहाँ एक लिंक जनरेट भी कर दिया है। इसे क्लिक करने के यूजर्स के सामने वैक्सीन से जुड़ी जानकारियाँ आ जाती है। इसमें बताया गया है कि क्यों हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ज़्यादातर लोगों के लिए वैक्सीन को सुरक्षित बताया है। ट्विटर ने प्रशांत भूषण को 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। ब्लॉक खुलने के बाद मंगलवार सुबह 10:42 पर प्रशांत भूषण ने एक और ट्वीट किया था। इनमें उन्होंने कहा था कि तो ट्विटर ने मेरे ट्वीट को मिसलीडिंग बताया है। मैंने उस ट्वीट को सबूत के साथ बताया था कि वैक्सीन को लेकर मेरे मन में संदेह क्यों है। इसके बाद आज भी मुझे 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। मैंने पहले भी कहा था कि फार्मा और IT कंपनियों के बीच गठजोड़ है। दोनों एक नैरेटिव को लेकर चलते हैं। ट्विटर ने एक्शन से ये साबित हो पाया है। वक्त हो चुका है ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे?
उन्हें उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। गौर करते हैं खबरों पर। देश में कोरोना वायरस के मामले दूसरी लहर में पीक से 91% नीचे आ चुके हैं। पिछले कुछ हफ्तों में नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। कई जिलों में संक्रमण तेजी से कम हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कोरोना की हालत पर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रिकवरी रेट 96.9% हो चुका है। उन्होंने बताया कि जिन जिलों में रोज 100 से ज़्यादा नए केस आ रहे हैं, 4 मई को ऐसे जिले में 531 थे। इनकी संख्या अब 2 जून को घटकर 262 पर आ गई है। अब 111 जिले में ऐसे हैं जहाँ रोज 100 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल में देश के कुल 8.99 करोड़ वैक्सीन के डोज दिए गए थे। मई को 6.1 करोड़ डोज और जून के अब तक 10.75 करोड़ डोज दिए चुके हैं। वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइंस के बाद रोज औसतन 97.68 लाख डोज लगाए जा रहे हैं। 1 मई को 24 जून तक ग्रामीण इलाकों में 56% और शहरी क्षेत्रों में 44% डोज लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अगले साल आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली वाला दावा कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में एक रैली की थी। इसी दौरान उन्होंने 3 बड़ी चुनावी दावे किए हैं। उसमें वादे किए हैं और वादे में कहा है कि पहला, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। दूसरा वादा यह किया है कि पुराने घरेलू बिल माफ़ किए जाएंगे और तीसरा यह कि 24 घंटे पावर सप्लाई मिलेगी। केजरीवाल ने कहा कि गरीबों को बिजली के 70,000 आ रहे हैं बिल, उनका क्या दोष है? जिनके कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं उनके कनेक्शन छोड़े जाएंगे। पुराने घरेलू बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे। 300 यूनिट फ्री बिजली से साथ 80% लोगों का बिजली का बिल जीरो किया जाएगा। ये केजरीवाल की गारंटी है कि कैप्टन के वादे नहीं, उनके वादे में 5 साल में पूरे नहीं हुए। हमारी सरकार जैसे ही बनेगी 300 यूनिट बिजली और पुराने बिल माफ़ होंगे। 24 घंटे बिजली देने का वादा रहेगा। केजरीवाल ने पंजाब खाना रवाना हुए थे और ट्वीट कर कहा था कि पंजाब के लिए नई सुबह है, अगले कुछ घंटों में आपके बीच होगा। रैली में पहले आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया और स्टेज तैयार किया था। अरविंद केजरीवाल ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। पार्टी लीडर राघव चड्ढा ने कहा कि घोषणा कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए झटका होगी। इसके पहले सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि दिल्ली ने हम हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। यहाँ की महिलाएं खुश है, पंजाब की महिलाएं महंगाई से नाराज है। केजरीवाल का यह वादा है कि सामने आया कि जब कांग्रेस आला कमान की कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फ्री बिजली देने के वादे को दबाव बनाया है। कांग्रेस चाहती थी कि खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में बिजली मुफ्त में दी जाए। इसके बाद ही आपने भी बिजली की महंगाई को लेकर अपनी चुनावी स्ट्रेटजी तैयार कर दी है। पंजाब के बिजली में बिल काफ़ी बढ़े हुए हैं। इसका विरोध सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के साथ विपक्षी दलों ने भी किया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि केजरीवाल को चंडीगढ़ में पहले या तय जगह पर कार्यक्रम करने की इजाज़त नहीं दी गई। आपने कहा कि कैप्टन केजरीवाल से डर गए हैं। हालांकि इस दौर पर तुरंत कैप्टन परमिशन न देने की बात नकार दी थी। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल चाहे तो मैं उनके लिए लंच की व्यवस्था भी कर सकता हूं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किए जा चुके डेल्टा वेरिएंट और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार ने मंगलवार को कुछ अहम बातें साझा की है। कोविड टास्क फोर्स ने चीफ डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि तीसरी लहर का आना या आने हमारे हाथ में नहीं है। इसमें ओवरऑल डिसिप्लिन मायने रखता है। उन्होंने कहा कि देश में मौजूद डेल्टा वेरिएंट या अप्रत्याशित व्यवहार भी महामारी की तस्वीर को बदल सकता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले में देश में 12 राज्यों में सामने आए हैं। अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक डेटा सामने नहीं आया जिससे साबित हो चुके कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन की क्षमता को कम करता है। इस पर अभी स्टडी
कर रहे हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी आया है, इसलिए इसके बारे में वैज्ञानिक जानकारी अभी शुरुआती चरणों में मिल रही है। वैक्सीन पर इसके असर और संक्रमण की रफ्तार के बारे में सही ढंग से स्टडी की जरूरत है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिक परीक्षण में सामने आया था कि सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी है। ये वैक्सीन देश में मौजूद डेल्टा वेरिएंट पर भी असरदार है। तीसरी लहर को लेकर कोई तारीख तय करना उचित नहीं होगा। ये सभी अनुशासित और महामारी के खिलाफ हमारी प्रतिक्रिया पर निर्भर है। अनुशासन के जरिए हम किसी अप्रत्याशित कोरोना आउटब्रेक से देश को बचा सकते हैं। किसी लहर का आना या न आना हमारे हाथ में नहीं है। कोई लहर कितनी बड़ी होगी, ये टेस्टिंग और कंटेनमेंट स्ट्रेटजी, वैक्सीनेशन की रफ्तार और हमारे व्यवहार पर निर्भर है। कोरोना वायरस का अप्रत्याशित व्यवहार भी महामारी की तस्वीर को बदल सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की स्टेट वर्किंग कमेटी को संबोधित किया था। इसमें उन्होंने राज्य में पार्टी की मजबूत मौजूदगी का जिक्र करते हुए कहा कि इस चुनाव में हम 3 से 77 सीटों तक पहुंचेंगे। स्थिति ऐसी हो गई कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई रह ही नहीं पाया। कई दशकों के तक राज करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस शून्य पर सिमट गई है। चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा पर नड्डा ने कहा कि हम सब जानते हैं कि तृणमूल ने अपनी विजय नहीं मनाई। उन्होंने विध्वंस की राजनीति शुरू कर दी है। चुनाव तो केरल, पुडुचेरी, असम और तमिलनाडु में भी हुए थे। कहीं चुनाव में भी बाद हिंसा नहीं हुई क्योंकि वहां तृणमूल नहीं थी। नड्डा ने बताया कि यहाँ हमारे 1298 कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। 1399 प्रॉपर्टी को उजाड़ा गया है। 108 परिवारों को धमकाया गया। 2067 शिकायतें हमने चुनाव आयोगों में दर्ज करवाई है। पुलिस के पास अब भी 5650 शिकायतें दर्ज कराई गई है। कोरोना के बीच संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक चलने का आसार है। कैबिनेट कमेटी में ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स में इसकी सिफारिश की है। करीब 1 महीने से 17 इस बैठकें होगी। हवाले ने जानकारी दी है कि मानसून सत्र के दौरान पूरे संसद परिसर में कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि सत्र में शामिल होने वाले सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18 जून को बताया था कि मानसून सत्र की सारी तैयारियां हो चुकी है। 445 सांसदों ने वैक्सीन लगवाई है। सचिवालय के सभी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो गया है। जिन सांसदों और सदन में काम करने वाले लोगों को वैक्सीन नहीं लगी, उन्हें भी जल्द लग जाएगी। सरकार ने मानसून सत्र की परित होने वाले विधायकों की प्लानिंग कर ली है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण 40 से ज़्यादा बिल और 4 अध्यादेश लंबित हुए हैं। कोरोना के रद्द करना पड़ा है। 2020 का पूरा शीतकालीन सत्र भी रद्द कर दिया था। वक्त हो चुका है ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। निष्पक्ष, बेखौफ, बेबाक, तेज तर्रार, तीखे सवाल, बात मुद्दे की। देखते रहिए जलपाक क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गौर करते हैं खबरों पर। जयपुर नगर निगम ग्रेटर निलंबित महापौर डॉक्टर सोमिया गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। राजाराम को मंगलवार सुबह मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसके बाद मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी कर दी गई। यह पूरा मामला शहर के सफाई करने वाली बीवीजी कंपनी को 276 करोड़ का भुगतान करने की एवज में 20 करोड़ रुपये का कमीशन देने का डील की सौदेबाजी का है, जिसका गत 10 जून को इस डील के खेल का वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि संदीप चौधरी ने रिश्वत के सौदेबाजी में भूमिका निभाने वाले निंदाराम अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 और 120 की आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया है।
निबाराम IAS और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रचारक रहे। आपको बता दें कि वायरल वीडियो पर ACB ने स्वतः संज्ञान लिया था। ACB के DG गोयल ने सोनी ने निर्देश पर ACB के प्रारंभिक शिकायत दर्ज की थी, जांच एडिशनल SP बजरंग सिंह शेखावत को सौंपी थी। इसके बाद ACB ने मंगलवार सुबह करीब 10 बजे राजाराम गुर्जर को पूछताछ के लिए ACB मुख्यालय बुलाया था। इसके बाद दोपहर उसे गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि वायरल हुए वीडियो में RSS के वरिष्ठ प्रचारक निम्बाराम भी बातचीत करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा एक वीडियो वायरल हुआ था कि राजाराम गुर्जर और उसकी BVG कंपनी प्रतिनिधि के बीच बातचीत में एक IAS भी नाम सामने आया था। ऐसे में आने वाले दिनों में ACB RSS के प्रचारक और IAS की पूछताछ का बयान दर्ज की जा सकता है। कंपनी का प्रतिनिधि, जिसका चेहरा नहीं दिखा रहा, वह कह रहा है कि 276 करोड़ रुपए का पेमेंट है। इनमें से जो भी पेनाल्टी लगेगी वो मेरी जाएगी। गलत बात तो यही न कर रहा। नियमानुसार बात करने से मान लो कि 5 करोड़ कटे तो 10 करोड़ कटेंगे, 15 करोड़ कटे तो 50 करोड़ जो भी कटेंगे। पेमेंट रिलीज करवा दो आप, 6 महीने में भी साल भर का जितना पेमेंट होगा। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि भाई 276 और इसके आप 20 बता रहे हो। राजाराम गुर्जर कुछ कहते हैं लेकिन साफ तौर पर सुनाई नहीं देता। कंपनी का प्रतिनिधि कहता है जितना पेमेंट रिलीज होगा उसके 20 यानी 10% हो गया। एक तरह से 10% जिस दिन चाहे उस दिन चेक काट सकते हैं। इसी वीडियो में BVG कंपनी के प्रतिनिधि कहते हैं कि नजर आते हैं कि पेनल्टी लगानी है तो लग जाए, पर 6 महीने पूरा पेमेंट रिलीज करवा दीजिए। इसी बीच राजाराम डील भुगतान का पैसा चेक के नाम देने का इनकार करते हैं। इस वीडियो में निगम समितियों, चेयरमैनों और पार्षदों को लेकर चर्चा हो रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का 22 साल पुराना लेटर सामने आने के बाद राजस्थान की सियासत गर्म हो गई है। युवाओं को टिकट नहीं मिलने के बाद नाराज होकर 1999 सतीश पूनिया के भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के 3 पेज के वायरल लेटर पर सियासी हलकों में कई तरह से चर्चाएं हो रही है। 22 साल पुराने पत्र को अब सामने लाने में पूनिया अब सियासत की गजब कहानी बता रहा है। पूनिया ने ट्वीट कर लिखा कि 22 वर्ष पुराना पत्र इस समय जारी होना अजब सियासत गजब कहानी है। फिर भी हमें तब कार्यकर्ताओं के साथ था, अब भी साधारण कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधि हूँ। पार्टी के मंच पर कही गई बातें, बाद में नेतृत्व ने मुझे पार्टी में महत्वपूर्ण दायित्व दिए जिनके मैंने निष्ठापूर्ण निर्वहन किया है। यही उल्लेखनीय है कि 22 साल पुराने लेटर में सतीश पूनिया ने युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते वक्त भेरासी शेखावत, हरिशंकर फाफड़ा और ललित किशोरी चतुर्वेदी पर पीठ में छुरा घोंपकर टिकट काटने का आरोप लगाया था। साथ ही राजेंद्र राठौड़ और रामसिंह कसवा ने नाम दिए थे और भस्मासुर भी बताया था। सतीश पूनिया का 22 साल पुराना लेटर ऐसे समय वायरल हुआ जब बीजेपी के भीतर वसुंधरा राजे खेमे और सतीश पूनिया खेमे के बीच घमासान मचा हुआ है। लेटर बम पीछे ही इसी घमासान के कारण बताया जा रहा है। इसी वायरल वीडियो के पाछड़ बीजेपी की भीतरी लड़ाई जिम्मेदार है। सतीश पूनिया ने अपनी प्रतिक्रिया में जोर दिया, पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात रखी थी। सतीश पूनिया ने उस वक्त बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया को 3 पेज का चिट्ठी लिख इस्तीफा दिया था। इसी चिट्ठी का उस वक्त लिंक नहीं हुई थी, इसलिए सतीश पूनिया पार्टी मंच पर ही बात रखने की बात प्रमुखता से ही कही है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर निपटाने को लेकर इंदौर की तैयारी शुरू कर दी है। पीसी सेठी अस्पताल को कोविड अस्पताल में बदला जा रहा है। इसके अलावा हुकुमचंद अस्पताल को भी कोविड में बदला जा रहा है। पीसी सेठी अस्पताल में तो बच्चे, चच्चा और 122 बेडों की व्यवस्था कर दी है। इसमें 30 बेड गर्भवती महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। यहाँ पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों का इलाज होगा। इतना ही नहीं, अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट भी लगेगा। यह व्यवस्थाओं को देखने के दोपहर कलेक्टर मनीष सिंह पीसी सेठी अस्पताल पहुंचे थे। ऐसी उम्मीद थी कि गुरुवार को शहर में आ रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पीसी सेठी अस्पताल का दौरा कर सकते हैं, क्योंकि पीसी सेठी अस्पताल राज्य सरकार से कई मेडिकल उपकरण की मांग रखी है। इस सरकार की ओर से मंजूरी भी मिल गई है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि तीसरी लहर की तैयारी के लिए पीसी सेठ अस्पताल के साथ हुकुमचंद अस्पताल को भी लिया गया है। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था रहेगी कि यदि कोई गर्भवती महिला पॉजिटिव रही तो उसका यहाँ पर इलाज हो सकेगा। इसके अलावा पॉजिटिव महिलाओं के लिए भी यहाँ पूरी व्यवस्था रहेगी। यहाँ पर बच्चों के लिए अलग आईसीयू भी बनाया जाएगा। ऐसे में बिल्डिंग में 180 बेड हो जाएंगे।
इंदौर शहर में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। शहर के बड़ी ग्वालकोटी क्षेत्र में मकानों में पत्थरबाजी की है। एक घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की है। घर में युवती को अकेली देखकर उसके गले में चाकू अड़ाकर रुपये की मांग की थी। करीब आधे घंटे तक बदमाशों ने आतंक मचाया। इसके क्षेत्र में सनसनी फैला दी। मामला रविवार का, लेकिन घटना सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। घटना के 2 दिन बाद अब तक पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई। खलासियों ने टीआई संजय बेस को बताया कि बड़ी ग्वाल टोली में रहने वाले प्रतीक, श्याम, सुनहरे, सोनू, नेहा, कुशवाहा सहित अन्य लोगों ने मकानों पर कुछ बदमाशों ने रविवार पथराव कर दिया और सनसनी मचा दी। बदमाशों के आतंक का सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया, जिसमें बदमाशों ने पथराव करके दिख रहे हैं। क्षेत्र में रहने वाले नेहा कुशवाहा ने बताया कि भाई की कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी। परिवार में लोगों का हवा बंगला क्षेत्र में रहने वाले का मामा के घर खाने लगे थे। इसी बीच क्षेत्र के बदमाश अन्य केथवास और उसका भाई राहुल, बाप दीपक, देबुराणा, राहुल, कंपा, अमन केथवास, ताकिक, बंटी उसके घर घुस गए थे। चाकू उड़ाकर रुपये की मांग की थी। उसके रुपये देने की इनकार किया तो घर में तोड़फोड़ की थी। पुलिस का कहना है कि तोड़फोड़ करने वाले सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं। उनके हाथों में हॉकी और बेसबॉल था। बताया जा रहा है कुछ बदमाशों ने आपराधिक रिकॉर्ड भी की है। मामला दर्ज पुलिस ने बदमाशों की तलाश में छुट गई है। डीजल, पेट्रोल, खाने का तेल और सिलेंडर समेत दूसरे महंगी होती हुई वस्तुओं से आम आदमी परेशान हो गया है। जनता कोरोना से मर रही है, इसी महंगाई को उसे और मार दिया है। यह बात मंगलवार को विधायक संजय शुक्ला ने कही है। महंगाई के विरोध में पर कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। मोदी सहित शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेसियों का कहना है कि बंगाल चुनाव तक पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ोतरी नहीं की, लेकिन जैसे चुनाव परिणाम आए उन्होंने इसके बाद 27 से 28 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। कोरोना की आड़ में जनता से उन रुपयों की आगाही कर रहे हैं जो सरकार बनाने के लिए इन्होंने कांग्रेस से आए विधायकों को दिए थे। कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि आज डीजल, पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे। इतना ही नहीं, सिलेंडर, अनाज, खाद सब कुछ इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी पहुँचने का दूर होता जा रहा है। महंगाई आज कहाँ पहुँची है, लेकिन मध्य प्रदेश और केंद्र दोनों में सरकार कोरोना का फायदा उठाते हुए दाम बढ़ा रही है। बंगाल के चुनाव के समय इन्होंने भाव नहीं बढ़ाया, लेकिन चुनाव खत्म होते ही 27 से 28 बार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाए। पेट्रोल 100 से पार हो गया, डीजल पहुंचने वाला है। लगता है मोदी जी तेल के दाम को शतक लगाने के मूड में है। खाने के तेल में दोहरा शतक लगाने की तैयारी कर रहे। बेचारी जनता कोरोना महामारी से तो मरी रही है, उसे यह महंगाई भी मार रही है। इसलिए सेवा दल द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। खबरों में सिर्फ इतना ही। ज़्यादा खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।